बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं जकी अब्बास हूं। नाज़रीन, 25 दिसंबर है, बुध का दिन है और पिछले एक हफ्ते से जिस तरह से यमन की जानिब से मुसलसल इजराइल के ऊपर हमले किए जा रहे हैं और फिर इजराइल की जानिब से जवाबी कार्रवाई भी की गई, इजराइल की जानिब से यमन के ऊपर हमले भी किए गए, अमेरिका की जानिब से, बरतानिया की जानिब से इसका भरपूर तरीके से जवाब देने की कोशिश भी की गई, जिसमें हमने देखा कि F-18 जंगी तैयारा जो अमेरिका का है वो निशाना बना। और फिर पिछले व्लॉग में मैंने आपको खबर दी थी, मैंने आपको बताया था कि अमेरिका के साथ साथ अब जो इजराइल के अहम तरीन मकाम जो कि डिमोना साइट है, वो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम वहां पर तैयार होता है और वो एक यूं कह लें कि हसास तरीन मकाम माना जाता है। उसकी तस्वीर यमन की जानिब से जारी की गई है और अपनी आवाम से उन्होंने राय ली कि क्या हम अगला टारगेट इसको बनाएं। ये मुशावरत जो है वो की जा रही है, क्योंकि आगे अगर फुल स्केल वॉर चलती है तो क्या हमारी अवाम रेडी भी है या नहीं। लेकिन इसके साथ साथ अभी जो इससे भी बड़ी खबर सामने आ रही है, एक तरफ तो वो फुल स्केल वॉर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ यमन की जानिब से जो अभी हमला किया गया है, 7 हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो चलाए गए हैं और फिर तल अबीब के अंदर जो है वो निशाना भी बनाया गया है, वहां पे धमाकों की आवाजें वो सुनाई दी गई हैं। इस हवाले से इजरायली मीडिया जो है वो रिपोर्ट कर रहा है और फिर जो 3 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर जो हैं वो निशाना भी बने हैं बाकायदा तौर पर। इस हवाले से जो अब्दुल मलिक अल हौसी हैं, उन्होंने इसके लिए एक स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो जारी की है और कहा कि चौथा जो एयरक्राफ्ट कैरियर जो यहां पर आपने तैनात किया है उसको भी वापस ले जाए, नहीं तो हम उसको जो है वो हिट करेंगे। और जिस तरह से हमने आपका जहाज जो है वो जंगी जहाज उसको गिराया, हम इसको भी निशाना बनाने से नहीं रुकेंगे। ये क्या मामला है ये आपके सामने रखना। और फिर अमेरिका और यूरोप को 300 बिलियन यूरो जो है उसका नुकसान हुआ है और यूं कहने कि ये जो यूक्रेन जंग है ये उल्टी अब गले पड़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसको लेकर बाकायदा तौर पर जो यूरोपीय कंट्रीज हैं वो उठ खड़े हुए हैं और उनकी जानिब से ही ये स्टेटमेंट जारी की गई और ये आदादोशुमार जो हैं वो जारी किए गए हैं, जिसने पूरी का पूरा मंजरनामा ही तब्दील करके रख दिया है। कैसे, ये तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखें इस वक्त जो यमन है जिस तरह से वो खड़ा है, मैं कहता हूं कि 57 रुकनी इस्लामी इत्तेहाद के अंदर कोई ऐसा एक मुल्क भी नहीं है जो इस तरह से जो साम्राज्य कुव्वतों के सामने खड़ा हो और फिर अमेरिका के सामने खड़े होने से वैसे ही इनकी टांगें कांपती हैं। इजराइल जो है वो इनके लिए खौफ की इलामत बन चुका है और वो यही चाहता है कि मिडल ईस्ट मुकम्मल तौर पर उसके कंट्रोल में हो। और जिस तरह से उन्होंने अभी खिताब भी किया, जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर की जानिब से नेतन्याहू ने खिताब करते हुए भी कहा कि जिस तरह से हमने शाम के अंदर अवाम को आजादी दिलवाई, हम बिल्कुल उसी तरह से ईरान के अंदर भी लोगों को आजादी दिलवाएंगे, क्योंकि आजादी उनका हक है। आप खुद अंदाजा लगा लें। लेकिन यहां पर जो यमन है वो पैदर पे जो हमले कर रहा है और ये हैरानी की बात है कि एक नॉन स्टेट एक्टर होने के बावजूद किस तरीके से वो लड़ रहे हैं। और फिर अभी जो स्टेटमेंट सामने आई, जो यमनी फोर्सेस की जानिब से, हौसियों की जानिब से, या सारी जो उनके ब्रिगेडियर जनरल हैं, उन्होंने कहा कि यमनी आर्म्ड फोर्सेस मिसाइल फोर्स अटैक्ड एन इजरायली मिलिट्री टारगेट इन द ऑक्युपाइड याफा। वो तल अबीब का नाम लेते हुए उसको ये बात करते हुए दिखाई दे रहे। उन्होंने कहा कि रीजन विद अ पैलेस्टाइन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल। उन्होंने कहा कि हमने पैलेस्टाइन जो 2 है उनका जो बैलिस्टिक मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल, उसको उन्होंने यह नाम दिया। उन्होंने कहा कि इसके साथ हमने वहां पर तल अबीब को निशाना बनाया और इजरायली मिलिट्री टारगेट जो है उनको निशाना बनाया। और ना सिर्फ ये बल्कि फिर आगे उन्होंने कहा कि द ऑपरेशन सक्सेसफुली अचीव्ड इट्स इंटेंडेड टारगेट्स, मतलब उसने अपने टारगेट जो है वो यहां पर हासिल किए हैं। लेकिन साथ ही साथ वो मजीद क्या कहते हैं, जो मेंबर ऑफ द सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल इन यमन मोहम्मद अली अल हौसी जो है, उसने कहा कि यहां पर जो हालात हैं वो इतनी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। उसने कहा कि रीजन विद द अमेरिकन सो दे डू नॉट टारगेट यमन। उन्होंने कहा कि कुछ रीजंस हैं कि यमन को अगर वो टारगेट करेंगे तो वो पछताएंगे। वो किस तरह से? उन्होंने कहा कि जितनी जोर से आप हमारे ऊपर हमला करेंगे उससे दुगनी ताकत के साथ यहां से हमला होगा। आगे सुनिए, वो कहते हैं जी, इफ द अमेरिकन अटैक यमन वी विल स्ट्राइक अमेरिकन इंटरेस्ट इन द मिडल ईस्ट एंड देयर विल बी नो रेड लाइन फॉर अस। मतलब उन्होंने कहा जी, अगर आप जो है वो यमन के ऊपर हमला करते हैं, अमेरिका जो है वो हमला करता है, तो फिर हम अमेरिका के इंटरेस्ट जो मिडल ईस्ट के अंदर उसको निशाना बनाएंगे और यहां पर देयर विल बी नो रेड लाइन फॉर अस, मतलब यहां पर किसी किस्म की कोई रेड लाइन नहीं होगी। ये वाज़ेह और दो टोक अंदाज में कहा जा रहा है। फिर आगे वो क्या कहते हैं, होसी जो अली अल होसी हैं, उन्होंने कहा यू ब्रॉट अ 4th एयरक्राफ्ट कैरियर।
पहले 3 जो है वो उन्होंने क्या कहा कि वो कैसे यहां से समंदर छोड़कर जाने पर मजबूर हुए। उन्होंने कहा यू ब्रॉट अ 4th एयरक्राफ्ट कैरियर, तुम 4था एयरक्राफ्ट कैरियर लेके आए हो। व्हाइल 3 लेफ्ट अंडर यमनी फायर यस्टरडे, इफ इट डज नॉट लीव इट विल बिकम एन ईजी टारगेट फॉर आवर फोर्सेस। मतलब अगर तुम इसको वापस नहीं लेकर जाते, जिस तरह से पहले जो 3 अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे वो यहां से जा चुके हैं, और जिस तरह से अंडर यमनी फायर यस्टरडे, कल हमने उनके ऊपर हमला किया और वो यहां से निकलने के ऊपर मजबूर हुए, समंदर को छोड़ने पर मजबूर हुए। अब तुम 4था यहां पर ले आए हो। अगर तुम यहां पर ये इसको इसी तरह से तैनात रखते हो तो ये भी हमारा अगला हदफ होगा और ये इजी टारगेट होगा हमारी फोर्सेस के लिए। ये जो अल हौसी हैं वो स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं और बाकायदा तौर पर ट्विटर के ऊपर और मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स हैं वो इसको कवर भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहां पर इजरायली मीडिया ने क्या रिपोर्ट किया। अब इजरायली मीडिया जो है, क्योंकि इनके जो हाइपरसोनिक मिसाइल हैं वो बाकायदा तौर पर जितने भी डिफेंस सिस्टम्स वहां पर मौजूद हैं उनको चकमा देने की सलाहियत रखते हैं। अब वो उनको अपग्रेड करने जा रहे हैं, जिस तरह से वहां पर थॉड है, डेविड स्लिंग है, एरो है, उसके बाद पैट्रियट डिफेंस सिस्टम, ये बैटरीज लगी हुई हैं, आयरन डोम की बैटरीज लगी हुई हैं। लेकिन इसके बावजूद वो यहां पर इनको काउंटर नहीं कर पा रहे हैं। अब इजरायली मीडिया रिपोर्ट क्या कर रहा है। इजरायली मीडिया सेड that after the increase in the pace of missile launches from Yemen, the Israeli Ministry of War said that it signed a multi-billion shekel deal with Israel aerospace industries to expand its production of Arrow 3 interceptor missiles. मतलब जो इनका Arrow 3 interceptor missiles हैं उनकी प्रोडक्शन को एक्सपैंड करने के लिए $1 बिलियन जो मुआहदा है, $multi-billion शेकल्स के साथ जो है वो $multi-billion शेकल्स का जो मुआहदा किया जा रहा है इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ, ताकि इसकी प्रोडक्शन के अंदर ज्यादा उसको एक्सपैंड किया जाए और इसको अपग्रेड किया जाए, ताकि इन मिसाइलों को काउंटर करने की सलाहियत जो है उसको मजीद बढ़ाया जा सके। लेकिन यहां पर जो ईरान है वो खुलकर सामने आया और ईरान ने कहा कि पहले भी उसने ये कहा था कि हम एक सरप्राइज देंगे और हमला करेंगे। अभी यमन को लेकर ईरानी जो वजीर खारजा उन्होंने कहा कि यमन ऑल्टर्ड कैलकुलेशन ऑफ अमेरिकन ज़ायनिस्ट कोलिशन, मतलब जो अमेरिका और जो साहूनी है उनकी जो कोलिशन है उसकी तमाम तर कैलकुलेशंस को उन्होंने बदल के रख दिया, वो गलत साबित कर दी यमन ने। और ये जिस तरीके से वो टारगेट कर रहे हैं इसकी कोई दूसरी एग्जाम्पल जो वो कोट नहीं की जा सकती। फिर ईरान के जो वजीर खारजा अराची हैं उन्होंने कहा यमन हैज प्रूवन that it does not need any support and is able to stand on its own, and the accuracy of Yemeni missiles has changed the equation of American Zionist alliance। मतलब उन्होंने कहा कि ये जो अमेरिका और इजराइल का एक अलायंस है उनके लिए जो इक्वेशन है, इनके मिसाइलों ने जिस तरह से एक्यूरेसी हासिल की है उसने पूरे के पूरे मंजरनामे को तब्दील करके रख दिया है और इनकी इक्वेशन जो है वो अब बदल चुकी है, जिसके बाद अब सिनेरियो ऑफ कोर्स बदला और इजराइल पूरी हमले की तैयारी कर रहा है और प्रॉपर जो प्लानिंग तरतीब दी जा रही है कि कैसे यमन को टारगेट करना और यमन के ऊपर हमलों को लेकर वहां पर जो है वो रिसर्च की जा रही है, वहां पर इंटेलिजेंस जो है वो इकट्ठी की जा रही है, ताकि अगला जो हमला है वो कैसे और किस तरीके से यमन को कंट्रोल करना है। ये पूरी की पूरी पॉलिसी जो है वो वज़ीर आज़म नेतन्याहू जो है उसकी जानिब से बाकायदा तौर पर ये प्लान तरतीब दिया जा रहा है। अब देखना यह कि किस तरीके से इसको जवाब दिया जाता है। लेकिन यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है, एक तरफ तो ये मिडल ईस्ट के अंदर ये मामला चल रहे हैं, दूसरी तरफ यूक्रेन और जो इस वक्त हालात हैं रशिया के, वो जंग वो भी एक खतरनाक रुख इख्तियार कर चुकी है। और अभी जो मगरबी ममालिक हैं, यूरोपीय ममालिक, वो जनाबे वाला उठ खड़े हुए हैं और उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर बिलियंस ऑफ बिलियंस यूरो का यूं कह लें कि नुकसान का ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा नुकसान का सामना हमें करना पड़ा है और उसकी रीजन ये है, बाकायदा तौर पर मगरिब की तरफ से यूक्रेन के लिए जो मुख्तस 300 बिलियन यूरो जाया कर दिए गए। ये कौन कह रहा है? हंगरी के वजीर आजम विक्टर ओरबान। उसने यूक्रेन पर मगरबी अखराजात को बर्बादी करार देते हुए इसे यूरोप में बढ़ते हुए बहरानों का जिम्मेदार करार दिया है। और फिर ओरबान की जानिब से जो वजीर आजम है हंगरी के, उसकी जानिब से विक्टर ओरबान ने कहा कि यहां जंग पर खर्च होने वाले 300 बिलियन यूरो को यूरोप को तब्दील करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता था। और अमेरिका और यूरोप ने मिलकर जंग पर तकरीबन 300 बिलियन यूरो खर्च किए थे और फिर इस रकम से हमारे पूरे यूरोप के अंदर मायार जिंदगी में तेजी से इजाफा किया जा सकता था और हम पूरे बल्कान को यूरोपीय तरक्की की सतह पर ले जा सकते थे। और एक तरफ एक बिल्कुल नया यूरोपीय दिफाई निजाम, लेकिन ये रकम हमने जाया कर। और फिर ना सिर्फ वो उसने कहा, बल्कि जो मारिया ज़खारोवा हैं, जो रूस की मिनिस्टर हैं,
उन्होंने कहा कि कीव ने मुल्क को तरक्की देने के बजाय जंग पर मगर भी पैसा जाया किया। और रूस की वजारत खारजा की सरकारी नुमाइंदा मारिया ज़खारोवा ने स्पुतनिक रेडियो को बताया कि अगर मगरिब जंग के लिए नहीं बल्कि इस मुल्क की तरक्की के लिए पैसा खर्च करे तो यूक्रेन बहुत से शोबों में रहनुमा बन सकता है, और अगर वो एक जमहूरी खुशहाल तरक्की पसंद रियासत बनाना चाहते हैं तो यह रकम यूक्रेन की तरक्की पर खर्च की जाती। जो कुछ हुआ वो उसके बरअक्स हुआ। वो जो कुछ चाहते थे, और उन्होंने निशानदेही की कि मगरिब यूक्रेन में किसी जमहूरियत के बारे में भी नहीं सोच रहा। उन्हें हमारे मुल्क और मजमूई तौर पर आलमी सूरत हाल पर असर अंदाज होने के लिए एक आला जो है वो उसकी जरूरत थी, और उन्होंने वो यूक्रेन को बनाया। अब इसी को लेकर जो यहां पर सरगई लारोफ हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि इस वक्त हमारे सब्र का इम्तिहान मत लें। रूस के वजीर खारजा सरगई लारोफ ने कहा कि मॉस्को जोहरी हथियारों के इस्तेमाल के खतरात के बारे में मामले को गरमाना नहीं चाहता, लेकिन किसी को भी रूस के सब्र का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि रूस, अमेरिका और दीगर मगरबी मालिक के बाशिंदों की मदद करने के लिए तैयार है कि वो जोहरी जंग की सूरत में खरीदे गए बंकर्स पर पैसा जाया नहीं करें। और फिर मजीद उसने तनाज़ुर को हल करने की ऑफर दी। उसने कहा कि हमें कोई वहम नहीं कि यह आसान होगा, बल्कि आसान यह नहीं होगा। और रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने कहा कि यूक्रेन के बहरान के नाम निहाद आसान हल के इम्कानात के बारे में मॉस्को को कोई वहम नहीं है। हर कोई अमेरिका में नई इंतजामिया की आमद से कुछ तब्दीलियां जोड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया और इसके बारे में बहुत सी क्यास आराइयां जो है वो की जा रही हैं। रूसी सिफारतकारी के सरबराह ने यह वाज़ेह तौर पर इंडिकेटर भी दिया, लेकिन यहां पर जो रूसी मेजर जनरल अलेक्सी है उसकी जानिब से कुछ होशरुबा इंकशाफात किए गए। आपको याद होगा कुछ दिन पहले की बात है, एक इनका जर्नल जो है वो मारा भी गया था, और उसने माइक्रोबायोलॉजिकल लैब्स जो हैं, केमिकल लैब्स, उनके हवाले से इंकशाफ किया था कि ये कैसे सारे का सारा सिनेरियो जो कोरोना को लेकर किस तरह से ये बिखरा था और किस तरह से साम्राज्यिक कुव्वतों ने ये सारे का सारा खेल खेला था। अभी उनकी जानिब से रूसी मेजर जनरल अलेक्सी की जानिब से इंकशाफ किया गया। उसने कहा कि इस वक्त मिस्री हुकूमत की रजामंदी से मिस्री दारुल हुकूमत काहिरा के अंदर एक खतरनाक रिजर्वायर जो है वो बनाया गया है, ये बायोलॉजिकल लैब्स कह ले, जहां पर येलो फीवर और मंकी पॉक्स जैसी खतरनाक मुतादी जो बीमारियां हैं उनके फैलाव का सबब जो है वो बन सकता है, और वो किसी टाइम भी इसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि एक नई वबा जो इस वक्त आने का दर पे, और किसी वक्त भी इस तरह की खबर जो है वो हमारे सामने आ सकती है। अब देखते हैं ये है कि यही मेंटालिटी है कि अपने लोगों को टारगेट करें, डिवाइड एंड रूल, पहले उनको फिरकावारियत के अंदर उलझाएं, नहीं तो फिर बीमारियों के अंदर उलझा दें, ताकि उनके जो सख्त है उसको निचोड़ लिया जाए और अपने फिर मनमर्जी के फैसले जो है उनके ऊपर थोपे जाएं। ये कुछ आम तरीन अपडेट्स मैंने कहा आपके सामने रख दें। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।